हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जितेंद्र कॉमर्स क्लासेस। पहले वीडियो में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स के आंसर बताए थे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट गलत हो गया था। हालांकि मैंने पिंड पोस्ट में बता दिया था कि उसमें 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, थोड़ा सा समझने में मिस्टेक हो गई थी, फिर मैंने करेक्शन कर दिया था। पहले मैंने स्केयर्स रिसोर्सेज बोला था, बट एक्चुअल में वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं वो पूछ रहा था। 5 होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। देखिए, आज अभी हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। what does the average fixed cost curve look like? Why does it look so? बिल्कुल सिंपल सा आंसर था इसका। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मैंने शॉर्ट में लिखा है कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व विच इज ऑल्सो नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, विच मीन्स दैट एरिया ऑफ all rectangles अंडर दिस कर्व रिमेन सेम। इसका मतलब ये होता है कि ये जो शेप होता है ना, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी पॉइंट की बात करें, उसका एरिया सेम होगा। जैसे ये पॉइंट है, इसका एरिया सेम होगा, ये पॉइंट है, इसका एरिया सेम होगा, ये पॉइंट है, इसका एरिया सेम होगा। इसलिए इस वाले शेप को क्या बोला जाता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब क्वेश्चन है, ये शेप बन क्यों रहा है? जैसे कि हमको पता है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रही है, देखिए एक्स एक्सिस पे आउटपुट है 0 1 2 3 4 5 6 बढ़ते जाएगा, तो ये जो AFC है घटते जाएगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब ये होता है कि अगर एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ रही है और वाई की वैल्यू घट रही है तो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा। लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग का जो शेप है वो कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो जब भी इस टाइप का शेप हो, ऊपर से नीचे है, दैट मीन्स वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ रही है, ये वैल्यू घट रही है। तो क्यों घट रही है? एज आउटपुट इंक्रीजेज, आउटपुट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? आउटपुट इंक्रीजेज, AFC गोज ऑन फॉलिंग। हमको पता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। एक आउटपुट बनाओ तो भी 20 लगेगी, 2 आउटपुट बनाओ तो भी 20 लगेगी, 3 बनाओ तो भी 20। तो हर बार 20 में बड़े नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, और जब हम हर बार टोटल सेम नंबर में बड़े नंबर से डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, नंबर बढ़ते जाएगा तो AFC घटते जाएगा। इसलिए जो शेप बनता है इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था? बताना था कि AFC का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, विच इज ऑल्सो नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, विच मीन्स दैट एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, यानी जितने भी रेक्टेंगल बन रहे हैं ये, इन सब का जो अंदर का जो कर्व है, ये जो है शेप जो है, एरिया जो है सेम रहेगा। यहाँ से यहाँ का भी सेम, यहाँ से यहाँ का भी सेम, यहाँ से यानी रेक्टेंगुलर का जो हमने 10th से पहले मैथ्स पढ़ा है, एरिया सबका सेम होगा। दूसरा, डाउनवर्ड क्यों हो रहा है? क्योंकि आउटपुट बढ़ रहा है और AFC गिरते जा रहा है, इसीलिए ये शेप बन रहा है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में ये थ्योरी लिखना था, ग्राफ बनाना था, और आपको एक शेड्यूल बना करके, टेबल बना करके समझाना था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी था। ठीक है, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में 2 क्वेश्चन थे, फिलहाल बस मैंने एक ही 22 में मैंने दोनों क्वेश्चन समझा दिए। वाई द बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें भी डाउनवर्ड स्लोपिंग था जो हमने अभी किया क्वेश्चन, इसमें भी डाउन, लेकिन शेप अलग है। शेप होने के पीछे क्या रीजन है? देखिए, द स्लोप ऑफ द बजट लाइन मेजर्स द अमाउंट ऑफ चेंज इन गुड 2 रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ चेंज इन गुड 1 अलोंग द बजट लाइन। देखिए बजट लाइन ये ऐसे क्यों है? बिकॉज हर बार जो कंज्यूमर का खर्च है वो कांस्टेंट है। जैसे मान लीजिए कंज्यूमर का खर्च है 20 रुपए, तो अगर वो 20 रुपए में चाहे तो पूरी की पूरी कमोडिटी 2 को खरीद ले, चाहे तो पूरी की पूरी कमोडिटी 1 खरीद ले। लेकिन अगर वो दोनों खरीदना चाहता है तो एक कमोडिटी की क्वांटिटी घटाना पड़ेगा और दूसरे कमोडिटी की क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा। तो एक क्वांटिटी बढ़ेगी और एक घटेगी, तो ये बढ़ते जाएगा, ये घटते जाएगा। एक एग्जांपल देके मैं बता देता हूँ। जैसे कमोडिटी X1 और कमोडिटी X2, X1 की प्राइस 4 रुपए है, और अगर हम पूरे 20 रुपए कमोडिटी X2 पर खर्च कर देते हैं तो यहाँ पर कितनी यूनिट हो जाएंगी? 5 यूनिट, और 1 यूनिट 4 रुपए की। और कमोडिटी X2 की प्राइस कितनी है? 2 रुपए है, और अब एक भी कमोडिटी नहीं खरीद रहे। अब देखिए दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? हम यहाँ पर जो एक क्वांटिटी कम कर देते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पर एक क्वांटिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पर एक कम हो जाएगी। तो इस तरह से आपको क्या करना है? ये 4 हो जाएगी, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 1 और फिर 0। तो एक क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए मैं दूसरे गुड की क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। लेकिन खर्चा हमारा हर बार क्या होगा? 20। यानी जो भी चेंजेस होंगे इस लाइन में होंगे, इस लाइन में जितने बार भी पॉइंट आएंगे उन सबका टोटल 20 रुपए ही होगा। स्लोप ऑफ द बजट लाइन मेजर्स द अमाउंट ऑफ चेंज इन गुड 2 रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ चेंज इन गुड 1। गुड 2 में चेंज करेंगे एक के हिसाब से, जितना हमें एक गुड चाहिए। तो हमें यहाँ पर 5 गुड्स ले रहे थे, 5 यूनिट, फिर 4 लेंगे,
तो 4 लेंगे तो फिर इधर 2 यूनिट आ जाएंगी, फिर इस तरह से ये बढ़ते जाएगा, ये घटते जाएगा। तो एक क्वांटिटी गुड 1 की बढ़ते जा रही है यहाँ से, इसकी घटते जा रही है, इसलिए क्या बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो इसके पीछे रीजन है MRX भी बोलते हैं, MRE भी बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन भी बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ है कंसिडर एनी 2 पॉइंट्स x1 x2, ये मान लीजिए x1 x2 है, तो इस पॉइंट पे क्या है आप देख सकते हैं, इस पॉइंट पे क्या है, और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो क्या है, यहां पर ये बढ़ गया, इस पॉइंट पे x बढ़ गया, और इस पॉइंट पे y जो है वो घट गया यहां से। इस पॉइंट पे देखिए क्या है, इस पॉइंट पे यहां पर ये गुड 2 है और ये 1 है, फिर हमने बढ़ाया, ये देखिए x1 को बढ़ाया तो ये घट गया, तो ये नीचे आ गया और ये बढ़ गया। तो एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है, क्योंकि हमें अगर गुड 1 चाहिए तो गुड 2 की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है, एग्जाम में भी आपको ऐसे करना था कि x1 एक कमोडिटी है, उसकी प्राइस 4 है, x2 दूसरी कमोडिटी है, उसकी प्राइस 2 रुपए है, इनकम कंज्यूमर की 20 रुपए। द स्लोप ऑफ बजट लाइन, जिसको हम स्लोप ऑफ प्राइस लाइन भी बोलते हैं, इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज एबल टू सब्सटीट्यूट 1 कमोडिटी। सब्सटीट्यूट मतलब एक को छोड़ करके फिर दूसरे को कंज्यूम करेगा, तो दूसरे की क्वांटिटी कम करके पहली बढ़ानी पड़ेगी। फॉर द अदर इन द मार्केट इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ चेंज इन गुड टू रिक्वायर्ड पर यूनिट। और इस बार इसका जो रेशो बनता है वो प्राइस के रेशो के बराबर होते थे। जैसे देखिए यहाँ पर प्राइस 4 और 2 है, तो यहाँ पर प्राइस 4 और 2 है, तो रेशो क्या बना, 2:1। तो इस पॉइंट पे भी रेशो 2:1 आएगा, इस पॉइंट पे भी 2:1 आएगा, इस पॉइंट पे भी 2:1 आएगा, हर पॉइंट पे जो रेशो बनेगा वो 2:1 बनेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें हमें क्या बताना था, वाई द बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसके बाद आते हैं सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या था, क्वेश्चन नंबर 10th में देख लीजिए, हमें बताना था व्हाट इज मेंट बाय डेफिसिट बजट और स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट। बहुत इजी था। डेफिसिट बजट क्या होता है, गवर्नमेंट के जो टोटल एक्सपेंडिचर हैं, अगर टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाएंगे, यानी हम कह सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड ग्रेटर देन टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू, रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाए अगर एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड, तो जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। बजटरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इट्स रेवेन्यू इट इनकर्स अ बजटरी डेफिसिट। बस इतना बताना था 2 नंबर के क्वेश्चन में। इसके अलावा अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट लिखता है तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता सकते हैं, मैंने 4-5 लिख दिए हैं, आप टैली कर लीजिएगा कि आप एग्जाम में क्या लिख के हैं। जैसे इट इज एन एनुअल फाइनेंशियल एक्शन प्लान फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जैसे अभी 2019-20 चल रहा है, तो 2020-21 में बजट जो बनाएंगे वो 21-22 का बनाएंगे, यानी अगले फाइनेंशियल ईयर की क्या की जाती है, प्लानिंग की जाती है। इट इज प्रेजेंटेड इन मॉनेटरी वैल्यू, ऑब्वियस बात है, मॉनेटरी यानी मनी में मेजर करते हैं। द आइटम्स ऑफ बजट आर सिंपली एस्टिमेट्स एंड नॉट रियल एंड एक्चुअल फिगर। एक्चुअल फिगर नहीं होते हैं, रियल नहीं होते हैं, क्योंकि ये सब एस्टिमेट पर बेस्ड है, एक अनुमान पर बेस्ड है। इट इज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, पार्लियामेंट में पहले अप्रूव किया जाता है। इट इज अ गाइडलाइन ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की डेवलपमेंट पॉलिसी को बताते हैं। जैसे सरकार को 100 स्मार्ट सिटी बनवाना है, सरकार को ब्रिजेस बनाने हैं, डैम्स बनाने हैं, ये सब। तो ये क्या है, गाइडलाइन है कि सरकार को कहाँ कहाँ पर डेवलपमेंट करना है, ये सब बजट में मेंशन होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डू वी से देयर इज एक्सेस डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन द मार्केट, एक्सप्लेन। एक्सेस डिमांड क्या है, जैसे मान लीजिए मार्केट में 100 यूनिट की सप्लाई हो रही है, लेकिन मार्केट में 150 यूनिट की डिमांड हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड। इसका उल्टा डेफिशिएंट डिमांड बोलते हैं, एक्सेस सप्लाई बोलते हैं। डिमांड 100 की हो रही है लेकिन सप्लाई 150 की हो रही है, उल्टा हो गया। तो एक्सेस डिमांड क्या होता है, व्हेन एंटीसिपेटेड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, हमको पता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का टोटल क्या होता है, एग्रीगेट टोटल का एक्सपेंडिचर होता है एग्रीगेट डिमांड, एक्सीड्स द अवेलेबल आउटपुट। हमारे पास आउटपुट अवेलेबल है 100, लेकिन डिमांड कितने की हो रही है, 150 की, एट कांस्टेंट प्राइस, प्राइस में चेंज नहीं होना चाहिए। इट इज कॉल्ड द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। इट इज ऑल्सो नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप मेजर्स द साइज ऑफ एक्सेस डिमांड। इसका उल्टा एक्सेस सप्लाई, बिल्कुल सेम इसका उल्टा, एक्सेस सप्लाई रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर इन अवेलेबल एग्रीगेट आउटपुट एक्सीड्स द एंटीसिपेटेड एग्रीगेट। एंटीसिपेटेड एग्रीगेट 100 है लेकिन आउटपुट कितना अवेलेबल है, 150 है,
200 है। ये भी एक तरीका है, दोनों तरीके से वीडियो पॉज करके आप चेक कर लीजिएगा। फिर एक और आसान सा क्वेश्चन नंबर 20 क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमें डिफरेंस बताना है। तो ये भी बहुत आसान था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से न तो एसेट जनरेट होती है न लाइबिलिटी घटती है, याद रख लीजिए, सिंपल सा मतलब है। दीज एक्सपेंस डू नॉट क्रिएट एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट, एक्सपेंसेस ऑन ओल्ड एज पेंशन, है ना। सरकार क्या करती है, ओल्ड एज पेंशन देती है, तो इससे सरकार की ना तो एसेट कम होती है ना लाइबिलिटी घटती है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से क्या होता है, एसेट क्रिएट होती है। दीज क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। फिर देखिए रिडक्शन इन लाइबिलिटी, अभी अभी मैंने बताया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से लाइबिलिटी रिड्यूस गवर्नमेंट की नहीं होती, ना तो एसेट क्रिएट होती है ना ही लाइबिलिटी रिड्यूस होती है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से या तो एसेट इंक्रीज होगी या तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। दीज कॉज रिडक्शन इन लाइबिलिटी। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने फॉरेन गवर्नमेंट को पैसा चुका दिया, तो पैसा चुका देंगे तो क्या होगा, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। फिर ये नेचर क्या है, रिकरिंग और ये नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब ये वो खर्चे हैं जो बार बार होते हैं, रेगुलर बेसिस पर होते हैं, साल भर होते हैं। जैसे गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देती है, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए सैलरी देती है, लेकिन ये खर्चे बार बार नहीं होते, ये नॉन रिकरिंग इन नेचर है। फिर इफेक्ट्स ऑन एसेट एंड लाइबिलिटी, एसेट एंड लाइबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का इफेक्ट पड़ता है। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब आते हैं वापस अपन क्वेश्चन नंबर 22 में 2 क्वेश्चंस थे, एक तो ये था, दूसरा एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमें सिर्फ फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी बताना था। इससे पहला हैबिट, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी टू विच अ पर्सन इज हैबिचुएटेड इन इनइलास्टिक। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज का हैबिचुअल है तो उसकी डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। मतलब भले उसका प्राइस बढ़ जाएगा लेकिन उसकी कमोडिटी को कंज्यूम करना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको उस चीज की आदत पड़ चुकी है, हैबिट हो चुकी है। लेकिन मान लीजिए किसी चीज में आदत छूट गई, डिमांड ऑफ द कमोडिटी फॉर विच पर्सन कैन चेंज हिज हैबिट्स। अगर हैबिट चेंज कर सकता है तो फिर वो इलास्टिक होगी। इलास्टिक का मतलब क्वांटिटी में चेंज होगा, और अगर हैबिट ऐसी है जिसको नहीं छोड़ सकता है तो भले ही उसका प्राइस बढ़ जाए, वो क्या होगी, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां पर इनइलास्टिक का मतलब क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, इलास्टिक का मतलब क्वांटिटी में चेंज आएगा। टाइम पीरियड, लॉन्गर द टाइम पीरियड मोर इलास्टिक इज द डिमांड। जितना ज्यादा लंबा समय होगा वो इलास्टिक जो होगी, प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो और ज्यादा होगी। जैसे डिमांड फॉर टीवी सेट, एक बार लेते हैं और हम उसको क्या करते हैं, बहुत समय तक इस्तेमाल करते हैं, हमको पता है, हम वेट कर लेते हैं कि प्राइस कम हो तो बाद में ले लेंगे। यानी हम वो चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हम इंतजार कर सकते हैं कि उसका प्राइस गिरे तब हम लेंगे। तो यानी जिस चीज को हम ज्यादा दिन तक इस्तेमाल कर रोक सकते हैं कि हाँ हम पोस्टपोन कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, ऐसी चीजों में क्या होता है, मोर इलास्टिक, क्वांटिटी पे फर्क पड़ता है। लेकिन लेवल ऑफ प्राइस, अगर हम शॉर्टर टाइम की बात करें, शॉर्टर टाइम में क्या होता है कि हम किसी भी चीज को जो है पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, है ना। लंबे समय तक पोस्टपोन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जिनका लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं, तो जैसे पेंसिल हो गई, है ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें भले ही प्राइस बढ़ भी जाएगा तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता उसके प्राइस से। तो वो क्या होता है, ऐसी चीज की लेस इलास्टिक होती है, यानी क्वांटिटी में विशेष फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि पेंसिल 5 से 10 रुपए की हो जाएगी तो पेंसिल खरीदना छोड़ देंगे लोग। लेवल ऑफ प्राइसेस, डिमांड फॉर हाई पीरियड कमोडिटीज एंड जनरली इलास्टिक इज जनरली इलास्टिक। जैसे टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, जनरली इलास्टिक मतलब चेंज हो जाती है क्वांटिटी। लेकिन डिमांड फॉर लो पीरियड कमोडिटीज इज जनरली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब जिसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, इनमें चेंज नहीं आ सकता। जैसे अभी मैंने बताया पेंसिल। तो लेवल ऑफ प्राइस मैटर कब करता है और कब नहीं करता है, डिमांड फॉर हाई पीरियड कमोडिटी। हाई पीरियड कमोडिटी में क्या होता है, इन इलास्टिक होता है, और लो पीरियड में क्या होता है, इन इलास्टिक होता है। ठीक है, अब आते हैं फंक्शन ऑफ मनी जो आया था। फंक्शन ऑफ मनी 4 होते हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, कंटिजेंट फंक्शन, अदर फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन के अंदर 2 चीजें हैं, सेकेंडरी फंक्शन के अंदर 3 चीजें हैं। तो आपसे एग्जाम में कोई 4 फंक्शन पूछा था, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात नहीं कर रहा हूं, आप इन सब में मिला करके
कोई भी 4 पॉइंट को आपको क्या करना था, एक्सप्लेन करना। जैसे ये बहुत आसान था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। मतलब हम कोई सामान लेंगे तो बदले में हम एक्सचेंज क्या करेंगे, मनी करेंगे, और जिस चीज को हम ले रहे हैं उसको मनी में मेजर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको समझाना था, है ना। और ये डिमांड जो पीछे क्वेश्चन था, हैबिट, टाइम पीरियड, लेवल ऑफ प्राइजेस। एक और पॉइंट था अवेलेबिलिटी, नंबर ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट। अगर किसी चीज के क्लोज सब्सटीट्यूट्स होते हैं तो वो हाईली इलास्टिक होता है, अगर क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होगा तो इनइलास्टिक होगा। अगर किसी चीज का क्लोज सब्सटीट्यूट होगा तो उसकी क्वांटिटी में जल्दी से चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन जिसका क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होगा वो क्या होता है, इन इलास्टिक, मतलब उसकी क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉल्ट 15 का 20 भी हो जाए या 25 भी हो जाए तो उसकी क्वांटिटी ऐसा नहीं कि कम बिकेगी, क्योंकि उसका कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। और बाकी क्वेश्चंस आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जिन क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं बने हो एग्जाम में, या डाउट हो या कंफर्म करना हो, तो आप मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।